हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी वितान का जो पाठ 2 है, जूझ। इस पाठ में मूल रूप से क्या कहा गया है, लेखक कौन है, सारी बातें समझेंगे। यह मराठी के विख्यात प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुत प्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ यानी वास्तविकता और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। इस पाठ में हमें किशोर का एक संघर्ष, जीवन का संघर्ष देखने को मिलेगा। साथ ही एक ऐसे बालक की कहानी है जो पढ़ने के लिए लालायित है, लेकिन उसके पिता कुछ आवारा हैं और वे अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर परिवार पर, अपनी बीवी और बच्चों पर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। स्वयं इधर से उधर घूमता रहता है। इसलिए वो बच्चा किस प्रकार से संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, यही पाठ का शीर्षक है, जूझ। जूझ यानी लड़ना, संघर्ष करना, जीवन से संघर्ष करना। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है और विद्यार्थियों के लिए पाठ निश्चित रूप से प्रेरणादायी साबित हो सकता है। देखिए, इस पाठ के लेखक आनंद यादव हैं और ये जो किशोर है वो स्वयं वही आनंद यादव है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा यानी इसके पिता के लिए शब्द आया दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि कहीं हड्डी पसली एक कर देगा। इसलिए मैं इस ताक में यानी कोशिश में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। यह है भारतीय किसान समाज में किसान की दुर्दशा को बताने वाला वाक्य। जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से, यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। इस कथन में भारतीय समाज में किसानों की किस दुर्दशा की ओर संकेत किया गया है, इस प्रश्न पर आप विचार कीजिएगा। 6 नंबर का बड़ा प्रश्न आ सकता है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। बिठोबा आना उन्हीं के गाँव परिवेश में एक कोई व्यक्ति है, व्यापारी है। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते, हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, संघर्ष चलता रहता है, मानसिक संघर्ष। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू मतलब जो चरखी होती है जिसमें गन्ना पेल कर रस निकाला जाता है, उसे कोल्हू कहा जाता है। कोल्हू शब्द पर एक मुहावरा बना है, कोल्हू का बेल होना, यानी जो है बेकार में श्रम करवाना या श्रम करना। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। फसल आने से पहले अगर जल्दी ही बाज़ार में पहुंच जाए तो उसका अच्छा भाव मिल जाता है। अगर देरी से पहुंचती है तो फिर उसकी आवक ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए फिर उसकी कीमतों में गिरावट आ जाती है। यह उसकी समझ में कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते थे तो बाज़ार में गुड़ की बहुत आयत हो जाती, क्योंकि गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। बाज़ार में गुड़ की बहुत आयत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। इस तरह नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन लेखक के जो पिता हैं वे चाहते हैं कि जल्दी ही बाज़ार में गुड़ भेज दिया जाए, कोल्हू जल्दी ही शुरू कर दिया जाए ताकि उसका भाव अच्छा मिल जाए। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था।
माँ भी उसके पिता यानी अपने पति की गलत आदतों, उसके आवारगी और उसके गैर जिम्मेदार होने पर चिढ़ती थी, बहुत परेशान और दुखी थी। अब मल्ला यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब वो बेटा अपनी माँ से पढ़ने के लिए कहता है कि मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। दत्ताजी राव सरकार इस गांव के मुखिया हैं और अब ये दोनों यहाँ से माँ और बेटे मिलकर के योजना बनाते हैं। ये अपने गाँव के मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया जी को सारी बातें समझाते हैं कि भाई उसके पिता का उनके प्रति कैसा व्यवहार है, वो तो कुछ करते धरते नहीं है और सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर डाल दी है। अगर गांव के मुखिया की बातें पहले ग्रामीण परिवेश में सभी लोग मानते थे और अब दत्ताजी राव उनको उसके पिता को यहाँ पर बुलाएंगे और उसको समझाएंगे। फिर उनके कहने पर इस बच्चे को वो पढ़ने तो भेज देगा, यानी इसका जो पिता है वो पढ़ने तो भेज देगा, लेकिन बहुत सारी शर्तों के साथ। लेकिन आनंदा पढ़ने के लिए इतना लालायित है कि वो अपने पिता की सारी शर्तें मान लेता है। फिर वो उसको अपने से जो पहले उसकी जो पढ़ाई छूट जाती है, उस पढ़ाई को छूट जाने के बाद वो अपने से 1 साल छोटे यानी पुनः 5वीं कक्षा में बैठता है। हालांकि उसको अच्छा नहीं लगता, उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है कि इसको अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना पड़ रहा है, ये उसकी मूल पीड़ा है। लेकिन फिर भी वो पढ़ता है और उस क्लास का जो एक प्रतिभाशाली बालक है, इसका नाम है बसंत, वो उससे प्रभावित होता है, उससे स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है और धीरे धीरे उसकी बराबरी करने लगता है। और स्कूल में पढ़ाने वाले यानी पाठशाला में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनसे प्रेरित होता है। उसमें एक मास्टर का नाम आएगा सौंदरलिंगेकर, जिससे वो साहित्य की समझ लेता है, प्रेरणा लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो सारी कहानी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। आइए, ये सारी योजना मैंने समझा दी किस प्रकार से वो विद्यालय वापस जाता है। लगन अगर मन में हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन ठानना पड़ता है। अब माँ उसकी बात से सहमत हो जाती है और बोलती है कि ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये सब संभव हो पाएगा या नहीं। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। रेखांकित कीजिए कि उसके मन में किस बात की तड़पन थी, यानी बच्चे के मन में तड़प किस बात की है, व्याकुलता किस बात की। वो पढ़ने के लिए लालायित है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। वो उसके सारी सुविधाएं मिलना तो दूर, केवल विद्यालय जाने की स्वीकृति भी नहीं मिल पा रही है। और सोचिए, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपसे कितनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खैर आपको समझना है, आपको ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, जूझ पाठ आपके लिए प्रेरणादायी हो सकता है और आप निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे और बचे हुए 1-1.5 महीने आप स्वयं को झोंक देंगे। देखिए, रात को मैं और दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है। इस प्रकार से वो अमर्यादित कार्य करता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। इस प्रकार से दत्ताजी राव जो है उनकी बातों पर जो है मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं उन्हें समझाऊंगा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया तो पढ़ाई की दुहराई कर ली तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इसमें आनंदा का जो है विश्वास बोल रहा है। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा। इस प्रकार से वो जो है सारी योजना बना लेते हैं। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। इस बात का भी उनको मन में डर था। और माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। यानी उन्होंने ये योजना जो बनाई, आप समझिए क्या बहाना लगाएंगे कि
दत्ता वो माँ उसके पति से यानी उस लेखक के पिता से कहेगी कि दत्ताजी राव देसाई ने तुम्हें बुलाया है और मैं वहाँ उनके यहाँ सागबाजी देने गई थी। इस प्रकार से झूठ का सहारा ले रहे हैं। हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। इस प्रकार से दत्ताजी राव देसाई उस बालक को अच्छी तरीके से समझा देते हैं और बालक भी कुछ भी कहने में संकोच नहीं करता है, सारी बातें उनके सामने जो है बोल देता है। लेकिन ये सारी कहानी आएगी आगे। देखिए अगली वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे तो मैंने आपको संक्षिप्त में पूरा पाठ समझा दिया है। यदि आप आगे इस पाठ को पढ़ते हैं तो आसानी से आपके कहानी समझ में आने वाली है। मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो आने से पहले आप एक बार इस पाठ को पूरा पढ़ लें। यदि आपके कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रश्न लिखें, मैं आपको वीडियो बनाकर उस बात को समझाऊंगा। और भी जो आपके पढ़ने के दौरान जो भी आप समस्याएं आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।